नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सभी को हैप्पी दीपावली। आज आपका वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। आज का अपना टॉपिक है जल संसाधन। तो भारत की सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है इसका उत्तर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपके दिल्ली से लेकर जो इटावा है वहाँ तक ये सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से इटावा तक। ठीक है, हरियाली परियोजना किस से संबंधित है? ये पिछली बार भी आया था, सीधा आया था कि हरियाली क्या है। ठीक है, तो ये एक परियोजना है जल से संबंधित, ऐसे उत्तर था। अब देखो दूसरे तरीके से कि हरियाली किस से संबंधित है, तो ये है जल संभर प्रबंधन से संबंधित है और केंद्र सरकार की ये योजना है। केंद्र सरकार की योजना है और जल संभर प्रबंधन से संबंधित एक दो और योजनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि एक नीरू मीरू है आंध्र प्रदेश की, नीरू मीरू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और एक है अनवारी अरवारी अरवारी परियोजना कहाँ की है? तो ये है अलवर राजस्थान की। तीनों आपको परियोजनाएं ध्यान में रखनी है। एक हरियाली जल संभर प्रबंधन से है, दूसरी है नीरू मीरू और तीसरी है अरवारी परियोजनाएं। तीनों ही जल संभर प्रबंधन से संबंधित हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा प्रश्न है जल उपकर अधिनियम किस वर्ष का है? देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल उपकर अधिनियम है 1977 का। ठीक है, एक है जल अधिनियम यानी कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। ठीक है, प्रदूषण निवारण ये कब का है? 1974 का है ये, 1974। तो इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक है जल नीति, तो जल नीति तो सबको पता ही है, 2002 की है। ठीक है, नीति 2002 की है। एक और यहाँ पर अधिनियम है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो ये कब का है? 1986 का। इस प्रकार से यहाँ से चार आपको जो अधिनियम है जल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आपके सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में और कृषि में भी सिंचाई के लिए। लगभग आपके धरातलीय जल का लगभग 89% किस में? धरातलीय जल का 89% कृषि में और भौम जल का लगभग 92% कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आपके बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वहाँ भी आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, अगला है धरातलीय जल से के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ये तो सबको पता है, नदी, झीलें, तालाब, तलिया। वैसे धरातलीय जल का मतलब पता है, जैसे ये पृथ्वी है उसके ऊपर धरातल पर है जल, वो धरातली है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी का लगभग 71% क्या है? धरातल पर जल है। और 71% में से मात्र 3% क्या है? अलवणीय जल है। और इसमें से भी 2% ही आपके पीने योग्य है, बाकी बर्फ़ के रूप में या कहीं और जमा हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये जो जल है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 71% जल है, लेकिन लगभग क्या है? अलवणीय। उसमें से लवणीय है, अलवणीय है मात्र 3%। ठीक है, और उसमें से भी हमारे उपयोग का है 2%। ये ध्यान में रखना ज़रूर। लेगून क्या है? तो देखो जैसे भारत का आपको पता है, भारत की ये जो तटीय सीमा है ये कितनी है? लगभग 7,516 के आसपास, 7,516 किलोमीटर है। और इस धरातलीय तटवर्ती जो सीमा है भारत की, यहाँ पर क्या होता है कि जो जल है वो धरातल के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब कुछ रोधिकाएँ बना दी जाते हैं। रोधिका का मतलब क्या है? जल को रोक लिया जाता है। फिर यहाँ पर जो जल की जो झील नुमा आकृति का निर्माण होता है उसे लेगून या पश्च झीलें या जल कहा जाता है। जैसा कि जब किसी सागरीय तट की ओर निकले दो शीर्ष ऐसे निकल जाते हैं और या शीरों को रोधिका द्वारा रोक दिया जाता है ऐसे। और अब जो जल है उसका आवागमन क्या हो जाएगा? बंद, यानी कि एक झील का निर्माण हो जाएगा। उसको आप क्या कहेंगे? लेगून या पश्च जल
कहेंगे। जल गुणवत्ता से क्या आशय है? तो जल गुणवत्ता हो चाहे मृदा गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब क्या है? शुद्धता, यानी कि जल की शुद्धता, यानी कि उसमें कोई भी बाहरी अनावश्यक जो पदार्थ है, बाहरी अनावश्यक पदार्थ है उसमें नहीं मिला है, तब तक वो क्या है? जल की गुणवत्ता शुद्ध है ना। तो इस प्रकार से जल की गुणवत्ता ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है CP का क्या अर्थ है? CP देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है SPCB, है ना, SPCB। तो एक तो हो गया CPCB, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड। दूसरा है राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड, जिसको आप SPCB के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन से क्या आशय है? आपने ऊपर पढ़ा है कि जल संभर प्रबंधन की 3 योजनाएं हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो धरातलीय और भूमिगत जो जल संसाधन है उसका कुशल प्रबंधन, यानी कि उसको बहने से, वेस्टेज होने से रोकना, और साथ में इसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? जो प्रवाहित जल है उसको रोकना अथवा भूमिगत जल का संचयन या पुनर्भरण करना किसके अंदर आता है? जल संभर प्रबंधन के अंदर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 4 विधियों के नाम लिखिए। तो 4 विधियां, एक तो छत वर्षा जल संग्रहण, दूसरा पुनर्भरण कूप यानी कि कुएं बनाकर भूमिगत जल का स्तर बढ़ाना, तीसरा है जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण करना यानी कि जल को बचाना, चौथा है झीलों द्वारा यानी कि बहता हुआ जल है वहाँ पर झील बना दी और आप क्या करेंगे? जल का संग्रहण करेंगे। इस प्रकार से 4 विधियाँ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 2 विधियों के बारे में आप संक्षिप्त में विवरण लिखिए। तो इनमें चारों के बारे में आपको ध्यान होगा तो 2 आसानी से लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धरातलीय जल संसाधन की उपलब्धता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखो कैसे लिखोगे कि जो धरातलीय जल है ना, लगभग धरातलीय जल में 4 स्रोत माने जाते हैं, नदियाँ, झील, तालाब, तलैया, और इनमें से प्रमुख जो लगभग 60% तक जो जल है वो कहाँ पर है? नदियों के अंदर है, ठीक है। और नदी बेसिनों का औसत लगभग प्रवाह है वो लगभग 1869 घन किलोमीटर माना जाता है, जिसमें जो स्थलाकृति जलीय अन्य दबाव हैं उनके कारण धरातलीय जल का हम केवल 690 घन किलोमीटर यानी कि लगभग 32% का ही उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी नदियों के द्वारा बहकर समुद्र में चला जा रहा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके द्वारा लगभग धरातलीय जल का 60% जो जल है उसका उपयोग इन नदियों के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी आ सकती है। इसी तरीके से भौम जल पर भी आ सकती है, वो भी आप तैयार करना, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के क्या महत्व हैं? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंचाई से एक तो देखो बहुफसलीकरण, यानी कि हम जैसे एक ही ऋतु में अगर वर्षा निर्भर हैं तो एक ही ऋतु में फसल की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सिंचाई उपलब्ध है तो बहुफसलीकरण यानी एक से अधिक बार आप फसल ऋतुओं के अंदर फसल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक है, यानी कि सिंचाई अगर आप करेंगे लगातार तो आपकी जो कृषि भूमि है उसमें उत्पादन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा देखो फसलों को अधिक उपज देने वाली किस्में आर्द्र नियमित रूप से आवश्यक है केवल सिंचाई तंत्र। देखो हम उच्च किस्म का बीज तो खरीद लेंगे लेकिन उसको उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता किसकी होगी? आर्द्रता या फिर नियमित रूप से वर्षा या जल की आवश्यकता होगी, तो वो किससे पूर्ति होगी? सिंचाई से। तो इस प्रकार हमारे लिए सिंचाई का महत्व आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल संसाधनों के कम होने के उत्तरदायी कारक क्या हैं, यानी कि जल संसाधन कम क्यों हो रहे हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। वनों का विनाश होना, कृषि में पानी का अत्यधिक सिंचाई के लिए उपयोग करना, तीव्र जनसंख्या का बढ़ता दबाव, तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण, और जलवायु का परिवर्तित होना, ये सभी किसके लिए उत्तरदायी हैं? जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार से जल संसाधन टॉपिक से ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे आप लगातार इस चैनल पर बने रहें, इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।